Hello students, I am Siddharth Mehta, mentor at Career Launcher and author of CR Nuggets for Law Exam। आज इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ लेसन्स फ्रॉम क्लैट 2022, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो किसी भी एस्पायरेंट जो क्लैट के लिए एस्पायर कर रहा है, क्लैट 23 या 24 में एग्जाम देने वाला है, उसे ध्यान रखना चाहिए। तो लेट अस बिगिन दी सेशन टुडे। आज के सेशन का गोल है टू डिकोड क्लैट 22। पहले तो हम ये समझे कि क्लैट 22 था क्या, एक बेसिक ओवरव्यू पूरे पेपर की और फ्यू इंपॉर्टेंट लेसन्स जो आपको क्लैट 23 और आने वाले क्लैट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न। आई एम श्योर दैट आपको एनीवेज इस एग्जाम पैटर्न के बारे में अवेयरनेस है। एज एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न था। 5 सेक्शन थे। इंग्लिश के सेक्शन में 30 क्वेश्चन 6 पैसेजेस, जनरल नॉलेज में 35 क्वेश्चन 7 पैसेजेस, लीगल में 40 क्वेश्चन 8 पैसेजेस, लॉजिकल में 30 क्वेश्चन 6 पैसेजेस, कॉन्ट्स में 50 क्वेश्चन 3 केसलेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कम लोगों को पता होती है, लगभग पूरे पेपर में 19,000 वर्ड्स थे। 19,000 वर्ड्स पैसेज प्लस ऑप्शंस क्वेश्चंस सब मिला करके मैं बात कर रहा हूं। इतने वर्ड्स पूरे पेपर में लगभग थे। आपके पास 2 घंटे का टाइम था। मार्किंग स्कीम यू एनीवेज नोस +1 एंड -0.25। But the important thing is you have to read the passages across all the section। बहुत सारे वर्ड्स, 19,000 के आसपास वर्ड्स, 150 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शन और ऑप्शंस में से कौन सा सही आंसर है उसको उसको मार्क करना ओएमआर में। सो 2 घंटे में ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, चैलेंजिंग काम होता है। तो चलिए एक एक सेक्शन को देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में 6 पैसेजेस थे। पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर था, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेटर्स, क्रिप्टो करेंसी। ऑफ कोर्स सिर्फ पैसेज की टाइटल बता करके मैं कुछ बहुत यहाँ पर एक एक कोई पॉइंट प्रूव नहीं कर सकता, बट जो मेन पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ वो इस कॉलम में है। तो ये तो 6 पैसेजेस है। आप इनकी लेंथ देखिए, 550 वर्ड्स, 503 वर्ड्स। सो ऑल द पैसेजेस इन इंग्लिश सेक्शन आर अराउंड 500 प्लस वर्ड्स। काफी लेंदी पैसेजेस थे। और जो पैसेजेस थे वो अलग अलग फील्ड से उठाए हुए थे। पैसेजेस लेंदी थे। अगर लास्ट ईयर के हिसाब से बात करें तो लास्ट ईयर तक के इंग्लिश के सेक्शन में पैसेजेस जो होते थे वो काफी सारे पैसेजेस न्यूज़पेपर से उठाए हुए होते थे। दिस ईयर they were not picked up from any Indian newspaper editorials। कुछ एक इंटरनेशनल सोर्सेस से थे। 2-3 के मुझे सोर्स नहीं मिल पाए हैं। डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एंटायर सेक्शन वाज मॉडरेट, ऑल्दो पैसेजेस लेंदी थे बट क्वेश्चंस उतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। डिफिकल्टी लेवल हम कह सकते हैं क्लैट 20 और 21 के बीच में था। 21 से थोड़ा सा ज्यादा इजी और 21 से थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हम कह सकते हैं। जनरल नॉलेज का जो सेक्शन था, यहां पर आप देखेंगे कि मैंने लेवल लिखा, ये मेरी ओपिनियन है हालांकि। तो ये 7 टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चंस आए थे। ड्रोन पॉलिसी, इसरो, सागरमाला, रशिया यूक्रेन, एफस्पा, सीएसआर, ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब यहां पर जो मैंने लिखा है वो अनएक्सपेक्टेड और डिफिकल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ड्रोन पॉलिसी के ऊपर कम चांसेस लगी थी कि कोई क्वेश्चंस आए, वो भी 5 क्वेश्चंस आए बट आए थे। तो दैट इज व्हाट आई मीन बाय अनएक्सपेक्टेड। एंड अनएक्सपेक्टेड के साथ साथ वो डिफिकल्ट भी थे, काफी डिटेल में पूछा गया था। इसरो एक्सपेक्टेड था कि इसरो के ऊपर या इसरो के कुछ लॉन्च वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आए, एक्सपेक्टेड था बट डिफिकल्ट था ये भी। सागरमाला के ऊपर क्वेश्चन आया, एक्सपेक्टेड था। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट का मतलब 3 to 4 क्वेश्चंस बन सकते थे। रशिया यूक्रेन तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था और इजी क्वेश्चंस थे इसके। एफस्पा अगेन एन एक्सपेक्टेड टॉपिक जो टेस्ट हुआ था और मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट का मतलब 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस बन सकते थे, इजी का मतलब ऑल 5 बनना चाहिए। सीएसआर, और ये काफी अनएक्सपेक्टेड था और डिफिकल्ट भी था, राइट। बट कोई अगर स्मार्टली सॉल्व करे तो हो सकता है इसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन जाता। ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन था, अनएक्सपेक्टेड बट मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। दीज आर ऑल व्हाट आई बिलीव कि ऐसा लेवल था। ओवरऑल मीडियम टू डिफिकल्ट सेक्शन था। फार फेच्ड थे, ऑफ ट्रैक टॉपिक्स थे। जैसे कि मुझे लगता है कि टॉपिक्स बहुत ज्यादा ऐसे टॉपिक्स नहीं आए थे जो एकदम ही एक्सपेक्टेड थे, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स आए थे। क्लोज ऑप्शंस भी थे जीके में, राइट। सो दिस वाज अबाउट जीके सेक्शन। लीगल रीजनिंग, सबसे अच्छी बात, शॉर्ट पैसेजेस। लुक एट द लेंथ ऑफ द पैसेजेस। इफ यू लुक एट द लेंथ ऑफ द पैसेजेस, तो ऑल द पैसेजेस वेयर आर अराउंड व्हाट यू से 240 250 वर्ड्स के अराउंड के पैसेजेस है। शॉर्ट पैसेजेस
कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक से 3 पैसेज, फैमिली लॉ एक फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है क्लैट का, उससे 2 पैसेज, इंटरनेशनल लॉ से 1 पैसेज, कॉन्ट्रैक्ट से 1 पैसेज, और इस बार टॉट से कोई भी पैसेज नहीं था। तो 26 क्वेश्चन वेयर फ्रॉम लीगल रीजनिंग एंड 10 डायरेक्ट फ्रॉम पैसेज। व्हाट आई मीन इज दैट 10 डायरेक्ट फ्रॉम पैसेज का मतलब ये है कि जो ये क्वेश्चंस थे, ये पैसेज से एज इफ अगर आप इसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा ट्रीट करते, कि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का पैसेज बना रहे हैं, तो भी आप बना लेते। इसमें कोई लीगल का एप्लीकेशन नहीं था। ये ऐसे 10 क्वेश्चन करीब थे जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पैराग्राफ में कहीं पर मेंशन्ड है, राइट। मल्टीपल रेफरेंस टू पैसेजेस वेयर रिक्वायर्ड, ये एक अलग चीज थी। इस बार के लीगल में ऑप्शंस वेयर क्लोज, सो मल्टीपल रेफरेंसेस मल्टीपल टाइम्स रिग्रेशन करके चेक करने की जरूरत पड़ रही थी। टॉपिक्स फैमिलियर थे, क्लासेस में जनरली कवर होते हैं, ऐसे टॉपिक्स थे लीगल में। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो वंस अगेन दी लुक एट दी वर्ड्स। अब देखिए पैसेज के टॉपिक से तो कोई हमें ज्यादा मतलब नहीं, वी कैन नॉट टेक आउट एनी आउटपुट फ्रॉम दैट, एनी लर्निंग फ्रॉम दैट, बट वर्ड्स देखे तो शॉर्ट पैसेजेस थे। यहां पर सोर्स भी मिला, 2 पैसेजेस जर्नल से उठाए हुए थे, एक नेचर.com वेबसाइट से, नेचर वेबसाइट से उठाया था, 2 टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल और एक हिंदू का एडिटोरियल। तो लॉजिकल रीजनिंग के 6 पैसेजेस के सोर्स मिल गए थे। लगभग 200 वर्ड के पैसेज थे, 200-220 वर्ड्स के पैसेजेस थे, बट क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे। पैसेज वेर इजी, क्वेश्चंस वेर डिफिकल्ट। मल्टीपल रेफरेंसेस टू पैसेज वाज रिक्वायर्ड इवन इन लॉजिकल रीजनिंग, टाइम एंड अगेन पैसेज में जाकर के देखना पड़ रहा था। ऑप्शंस क्लोज थे। Only 7 to 8 questions were easy. बाकी 20-22 questions were difficult in nature. Short passages but tricky question. In comparison to last year, personally मुझे लगा ये tough है। Question की variety wide थी और analytical reasoning से as expected कोई question नहीं था। लास्ट में बात करते हैं क्वांट की। क्वेश्चंस बहुत इजी थे। अनलाइक क्लैट 21, इस बार कोई मिस्टेक नहीं लगी पेपर में। दैट इज अ फ्रेश चेंज, बिकॉज पिछले 2 साल से क्वांटिटेटिव टेक्निक के सेक्शन में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स थी। सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया इस बार क्लैट के एग्जाम में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, इसके अलावा और कुछ नहीं था। डीआई का कोई सेट नहीं था। तो अब आ जाते हैं लेसन्स में। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मेरे हिसाब से लेसन नंबर 1 इज इफेक्टिव रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इफेक्टिव रीडिंग? उसके लिए मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखा हूं, हाउ टू रीड, व्हाट टू रीड एंड वेयर टू रीड। इफेक्टिव रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू रीड, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, स्पीड वर्सेस कॉम्प्रीहेंशन? ऑब्वियसली बोथ द थिंग्स आर रिक्वायर्ड। इफ यू डू नॉट कॉम्प्रीहेंड तो स्पीड से पढ़ने का मतलब नहीं है, और अगर आप ज्यादा ही स्लो पढ़ते पेपर खत्म नहीं कर पाते हैं तो भी कोई सेंस नहीं बनता है। बट अगर मैं अपना ओवरऑल एनालिसिस दूं तो ये पॉइंट समझिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट लर्निंग। I will say in the exam like CLAT, speed is becoming more important. I'm not saying that आपको comprehension नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, but जिस तरीके से पेपर था, इंग्लिश और सॉरी लॉजिकल रीजनिंग और लीगल में मल्टीपल टाइम पैसेज में जाकर के देखना पड़ रहा था। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज दैट आप पैसेज को एक बार जल्दी से पढ़ने की कोशिश करें। व्हेन यू रीड द पैसेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन आइडिया, उसका मेन आइडिया क्या है, एक बार वो समझने की कोशिश करें। एनीवेज क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो जाकर के बार बार पैसेज रेफर करना पड़ेगा। तो ट्राई टू रीड पैसेज वंस, अच्छी स्पीड से, स्पीड बढ़ा करके, मतलब थोड़ा आपकी जो एवरेज स्पीड है उससे थोड़ा सा पुश करने की अपने आप को कोशिश करिए व्हाइल प्रैक्टिसिंग। ट्राई टू इंप्रूव ऑन योर स्पीड। comprehension of course is important, but you anyways will be required to go back और पैसेज को बार बार पढ़ना पड़ेगा because options close थे। तो इस वजह से अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देते दें और स्पीड पे भी ध्यान दें। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इन द क्लैट एग्जाम इफ यू अटेम्प्ट 80 to 90 क्वेश्चंस, आप कहीं पर भी आपका कोई नेशनल लॉ स्कूल में सिलेक्शन नहीं होगा। यू नीड टू अटेम्प्ट 110-120 क्वेश्चन, दैट इज व्हाई स्पीड इज मोर इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग दैट कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, बट दोनों में एक इंपॉर्टेंट चीज चूज करनी है। मैं बोलूंगा स्पीड थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंशन तो एनीवेज बार बार रेफर करना ही पड़ेगा। व्हाट टू रीड, इफेक्टिव रीडर की सबसे बड़ी पहचान व्हाट टू रीड, उसे पता होता है व्हाट टू रीड इन द पैसेज एंड व्हाट टू स्किम। याद रखें मैं बोल रहा हूं स्किम, स्किम का मतलब होता है फास्ट रीडिंग। तो कहां पर पैसेज पढ़ते समय स्लो होना है,
कहां पर फास्ट होना है, जल्दी से पढ़ना है, ये पता होना चाहिए इफेक्टिव रीडर को। आपको इफेक्टिव रीडर बनना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो जहां पर भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आए वहां पर आप स्पीड बढ़ा दो। आपको जो पैसेज में ध्यान देना है वो है ऑथर की ओपिनियन। तो वेयर एवर यू कम अक्रॉस ऑथर्स ओपिनियन और जजमेंट, स्लो डाउन। ऑफ कोर्स ये लेसन है और सिर्फ मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं। मैं अपने आने वाले किसी वीडियो में डेफिनेटली ये कवर करूंगा कि क्या ओपिनियन है, क्या फैक्ट है, हाउ यू कैन वर्क ऑन इट। बट फॉर द टाइम बीइंग, understand this thing, that opinionated statement, a statement which has author's opinion, is more important than the statement which is simple, which simply carries some fact. So read for the opinion and not for the fact. वेयर टू रीड, कहां से पढ़े, न्यूज़पेपर से पढ़े, इंटरनेशनल सोर्सेज से पढ़े। इस बार का क्लैट पेपर हमें बताता है दोनों सोर्सेज जरूरी है। तो वीक में 3-4 दिन आप इंडियन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ लीजिए, 2-3 दिन आप कुछ फॉरेन वेबसाइट्स, फॉरेन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ लीजिए। दैट विल कीप अ गुड बैलेंस अबाउट गुड बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल एंड इंडियन सोर्सेज। तो ध्यान रखें, इफेक्टिव रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। फोकस एंड वर्क ऑन योर स्पीड। Of course, comprehension is also important, but speed is more important. Read the passage for the opinion and have a good mix of Indian newspaper and international sources. Next, ये तो समझ में आ गया, जीके की कोई लिमिट नहीं है। हम अगर देखें तो इस साल के जीके में 2020 और 21 के भी क्वेश्चन थे। तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से जीके में सबसे पहले अपना अपना यूनिवर्स डिफाइन करना चाहिए, रादर देन रैंडमली मैं किसी भी टॉपिक से किसी भी मंथ का कुछ भी टॉपिक पढ़ रहा हूं। मेरे को कुछ यूनिवर्स डिफाइन कर लेना चाहिए। अब यूनिवर्स डिफाइन करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि मैं 6 मंथ का जीके प्रिपेयर कर लूं। मतलब अगर दिसंबर में आपका एग्जाम है तो मई ऑनवर्ड्स जनरल नॉलेज मेरा बहुत अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट मेरे अगर ये हो जाता है तो 35 में 20 मार्क्स तो मेरे आ जाने चाहिए। तो 6 महीने का जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वो कवर हो जाए तो आई कैन मूव बैकवर्ड। दैट इज वन वे ऑफ प्रिपेयरिंग जीके। अकॉर्डिंग टू मी द अदर वे ऑफ प्रिपेयरिंग द जीके इज लास्ट 12 मंथ्स के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, भले वो किसी भी मंथ में हुए हो, उन इवेंट्स को नोट डाउन करूं और मैं उसको पूरा थरोली कर लूं। दैट कुड बी द अदर वे टू डू इट। बट वॉट एवर यू डू, डिफाइन यूनिवर्स। पहले तो ये डिफाइन कर लो कि फर्स्ट मैं ए बी सी चीजें करूंगा, और जब ए बी सी हो जाए तो आगे बढ़ के डी एफ करूंगा। तो कुछ इस तरीके के यूनिवर्स को डिफाइन करो, एक बार उसको कवर करो एंड देन एक्सपैंड योर यूनिवर्स। दैट इज व्हाट इज आई विल सजेस्ट फॉर जीके। देर इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो आप अपना लिमिट डिफाइन करके फिर बढ़ाते भी जाइए। ये सबक है जीके के लिए। लेसन नंबर 3, क्वांट इज वेरी इजी गाइस, प्लीज डू नॉट रन अवे फ्रॉम द क्वांट। इस साल के क्वांट में जिनको लगता है कि वो क्वांट में होपलेस है, वो भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बना ही लेते, एकदम बना लेते। क्वांट इज इजी, इसको नेग्लेक्ट मत करो। फोकस ऑन इजी टॉपिक्स, एंड अकॉर्डिंग टू मी इजी टॉपिक्स विच एवरीबडी शुड बी कंफर्टेबल विद आर परसेंटेज रेशियोज एंड एवरेजेस। एटलीस्ट इतना तो करें। बेसिक चार्ट्स, पाई चार्ट, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ, इस तरीके के जो चार्ट्स हैं, इनको कैसे स्टडी करते हैं, इनके साथ कंफर्टेबल हो जाओ। क्वांट इजी है। अगर 15 मिनट का टाइम दो और अगर आप परसेंटेज रेशियो एवरेजेस में अच्छे हो, आपको बेसिक चार्ट्स कैसे देखते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिक पता है, तो मुझे लगता है 15 मिनट्स के टाइम में 5 to 7 मार्क्स तो इजीली, अगर आपका मैथ्स वीक है तो भी आ सकता है। खासकर इस साल का पेपर अगर देखा जाए तो डेफिनेटली ये बात कही जा सकती है। सो क्वांट इज इजी, focus on quant, focus on few important topics, and that will help you. Next, very important is take calculated risk. इसका मतलब क्या है? ये बात मैं पहले भी कवर किया हूं, फिर से बोलूंगा। अटेम्प्ट वर्सेस एक्यूरेसी, ऑफ कोर्स दोनों इंपॉर्टेंट है, बट अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट ज्यादा है। मैं इस बात को यहां पर ऐसे कहूंगा कि अगर आप क्लैट एग्जाम में 95 से 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं मान लीजिए, और आपकी एक्यूरेसी इसमें है लगभग 80%, विच इज कंसिडर्ड टू बी ए गुड एक्यूरेसी। तो 100 क्वेश्चन में 80% एक्यूरेसी है, मतलब 80 राइट एंड 20 रॉन्ग। आपके मार्क्स आएंगे 75। वहीं पर अगर आप 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, मान लेता हूं मैं 130 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, राइट, और अगर आपके 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आपके लगभग एक्यूरेसी इज 70%, तो इफ 70% इज योर एक्यूरेसी, दैट मींस आप 91 राइट करेंगे एंड 39 रॉन्ग करेंगे। तो लगभग आपके इसमें बनेंगे 80 मार्क्स के आसपास।
राइट, 80.25 टू बी प्रिसाइज, ये आपके मार्क्स बनेंगे। आप खुद देखिए, क्लैट एक्यूरेसी नहीं देख रहा है, मार्क्स देख रहा है, ओवरऑल ओवरऑल मार्क्स आर इंपॉर्टेंट। तो आप अटेम्प्ट्स पे ध्यान दीजिए, और अगर आप, ज्यादातर बच्चों के अटेम्प्ट्स मैंने देखा है 70, 75, 60 ऐसे रहते हैं। ये इतने कम अटेम्प्ट से तो वैसे ही बात नहीं बनने वाली, तो मुझे अटेम्प्ट्स तो बढ़ाने ही होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुक्के मारो, प्लीज, फ्लूक डेफिनेटली नॉट, बिकॉज उससे नुकसान ही होगा। हाँ, बट हम टेस्ट में काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके बारे में हम 50-50 श्योर रहते हैं, मतलब हमें ये पता होता है आंसर सी और डी में से तो नहीं है, ए और बी में से है। हम उसके बावजूद भी नहीं मार्क करते, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आप 50-50% श्योर हैं तो प्लीज ऐसे ऑप्शंस को मार्क करना चालू करें। ऑफ कोर्स मैं इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और लीगल के लिए सजेशन दे सकता हूं। ए और बी में अगर कंफ्यूजन है तो उस ऑप्शन को मार्क करो जो ज्यादा बैलेंस्ड है लैंग्वेज में और मेन आइडिया के आसपास है, आपकी एक्यूरेसी सुधर जाएगी। तो 50-50 कैलकुलेटेड रिस्क लेना चालू करो जिससे अटेम्प्ट बढ़े। और डोंट गेट स्टक, एक क्वेश्चन में स्टक मत हो जाओ, अगर लग रहा है नहीं बनेगा तो मूव ऑन, उस पर और टाइम मत दो, ठीक है। लास्ट, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो मॉक्स रेगुलरली देना है, ये लेसन। अगर आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुनेंगे जो इस बार क्लैट का एग्जाम क्लियर किया है, वो कहते मिलेगा कि उसने मॉक्स बहुत दिए थे। तो आपको मॉक टेस्ट देना है, बिकॉज मॉक टेस्ट से ही टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। अगर आप साल भर बहुत पढ़ाई करते हैं एंड इफ यू हैव नॉट टेकन एनी मॉक, डायरेक्टली क्लैट लेने जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किस चीज को मैं पहले अटेम्प्ट करूं, किस चीज को बाद में। तो आपकी साल भर की बहुत सारी पढ़ाई कोई काम की नहीं है इफ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज टाइम। सो प्लीज फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड दैट कैन बी लर्न थ्रू टेकिंग मॉक्स। मॉक्स लेने से यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ध्यान रखे, स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करें, अपनी स्ट्रेंथ को छोड़े ना, स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कैसा भी क्वेश्चन आए, कैसा भी उसमें पैसेज आए, किसी भी तरीके के ऑथर ट्रैप्स लगाए, आप सही आंसर तक आ जाओ। आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन में आपकी एक्यूरेसी 90 टू 95% होनी चाहिए, टाइम भी कम लगना चाहिए। तो जो चीज आपको अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है कोई सेक्शन, तो उसको अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाइए। वीकनेस, वीकनेस में ऑफकोर्स कंसिस्टेंटली वर्क करें, एटलीस्ट उसको एवरेज लेवल तक ले जाने की कोशिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट है डेली सिटिंग हैबिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर क्लास 12 के स्टूडेंट है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नीड टू मैनेज बोथ द थिंग्स। डेली सिटिंग हैबिट ऑफ फॉर क्लैट, 3 घंटे की पढ़ाई फॉर द नेक्स्ट 4 months इज वेरी वेरी नेसेसरी। दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट। एंड व्हेन यू सिट, प्लीज मेक श्योर दैट यू सिट एट अ प्लेस फॉर 90 minutes at least, without any distraction, without any break, so that will help you to do well in the exam also। तो बिना ब्रेक के बैठना सीखें, डेली सिटिंग हैबिट अपनी बढ़ाएं। All right. So that is it from my side. The lessons from the CLAT exam. इफेक्टिव रीडिंग के बारे में मैंने बात की, टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने बात की, कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखें, जनरल नॉलेज कोई डिफाइंड यूनिवर्स नहीं है उसके बारे में बात की, और क्वांट एक इजी सेक्शन है, इसको इग्नोर ना करें। सो दीज आर दी लर्निंग्स दैट आई कैरी फ्रॉम द क्लैट 22 एग्जाम। Hopefully you also will pick few of these things and implement in your studies. Thank you very much.